हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का कुछ एक स्पेसिफिक तरीका है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करोगे, याद रखना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप उस तरीके को नहीं फॉलो करोगे तो फिर आपको ऐसा लगने लगेगा यार रिएक्शंस याद करनी होती हैं या हर चीज़ रट्टा मारना होता है या हर चीज़ एक्सेप्शन ही है। तो एक जो मिथ है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद करनी होंगी, प्लीज़ उस मिथ को बिल्कुल बिलीव नहीं करना है, वो सच नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है हम सबके साथ कि हमारा जब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल बनाता है, जब वो हमारा नहीं क्लियर होता तो फिर हमको रिएक्शंस नहीं समझ में आएंगे। तो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं स्टार्ट करने से 2-3 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ बातों को आपको मैं बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, मैं जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो छोटे छोटे पार्ट्स में होंगी। मतलब हर टॉपिक को मैं एक लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और हमारा प्राइमरी फोकस होगा कि यार हम टॉपिक्स को बहुत ही डीप में और अच्छे से समझें। टॉपिक को हम डीप में समझेंगे। डीप मतलब जो एग्जाम रिलेटेड है, ये नहीं कि जो एग्जाम में नहीं आती फिर भी हम जबरदस्ती उसको टाइम में दे रहे हैं। तो टॉपिक को हम डीप में समझेंगे। दूसरा, इनफ प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि यार हमको मतलब याद करना या बार बार नोट्स देखने की जरूरत ना पड़े। इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि बॉस हमको एक बार में ही चीजें याद हो जाए। तीसरी बात, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मैं आपको कोशिश करूंगा हर क्लास में, हर जितने भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे उसमें 5 से 10 सवाल मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा और जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे उसमें आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बट कोशिश जरूर करिएगा पहले उस क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद से करने के बाद, उसके बाद ही लेक्चर देखिएगा। और चौथी चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं टेस्ट के फॉर्मेट में आपको लगभग 4 से 5 पेपर अपलोड करूंगा। टेस्ट के फॉर्मेट में आपको 4 से 5 पेपर अपलोड करूंगा, जिसमें आपको खुद से ट्राई करना होगा और उसके आंसर की भी मैं अटैच करूंगा। लेकिन याद रखिएगा वो चैप्टर खत्म होने के बाद ही होगा। जो लास्ट वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब दूसरी बात, ये अभी भी शायद कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार इसमें हम जेई के कंटेंट पे ध्यान देंगे कि नीट के कंटेंट पे, मतलब हमारा फोकस क्या जेई होगा कि नीट होगा। तो पहली बात, जिनको लगता हो जेई और नीट कुछ अलग है, अलग तो है, ठीक है। जेई से IITian बनते हो, नीट से MBBS करते हो, डॉक्टर बनते हो, तो याद रखिएगा। लेकिन एक चीज तो है यार, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो तो वही रहेगा ना यार। इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस है यार, 1+2=3 होता है, वो तो चाहे जेई वालों के लिए चाहे नीट वालों के लिए वो तो वही होगा। बस जेई में क्या खास बात होती है बेटा कि जेई में जो थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल की बात करते हैं वो थोड़ा सा स्लाइटली टफ होता है एज कंपेयर टू नीट। ऐसा नहीं कि नीट बहुत आसान पूछता है, ठीक है, मॉडरेट है, लेकिन थोड़ा सा जेई का कंटेंट थोड़ा हाई है। तो जो लोग जेई वाले हैं ध्यान रखिएगा, मैं जेई लेवल का ही पढ़ाऊंगा। लेकिन जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जो सिर्फ जेई में पूछे जाते हैं, तो वहां पर मैं आपको रोक दिया करूंगा। आप वो वाला पोर्शन थोड़ा सा फॉरवर्ड स्किप कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, ठीक है, उसको आप नहीं देखिएगा। बट जितना भी याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ेंगे, वो नीट और जेई सब सेम है। जब एप्लीकेशन आता है, जब क्वेश्चन की बात आती है, एक्चुअली में क्वेश्चन का ही लेवल में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बाकी सब तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो चाहे आप जेई के हो चाहे नीट के हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ा आने वाला है। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यार कि जब इतना सारा यूट्यूब पे कंटेंट है तो फिर भी आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मैं आपको एक बात दावे से गारंटी कह सकता हूं, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि आपको एक चीज़ मिलेगी। जैसे सपोज अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट में फिर ऐसा होगा कि आप पढ़ तो लोगे, टीचर क्या होता है एक क्लास में पढ़ा तो दिया, बट उसके किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या हमको कैसे समझना है सारी चीज़ों को, वो नहीं समझाते। तो यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट हो या कोई सा भी इफेक्ट हो, उन सब को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से अब हम शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग आप डाल ही लेना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या हमको देखना है ये मैं बता देता हूँ। तो देखो, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि यार रिएक्शंस कैसे होती हैं, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है यार प्रोडक्ट कैसे बनता है, सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तब उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। सपोज बेटा ये है AB, हमारा कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इसमें मैंने क्या डाला, C डाला, तो हमने देखा प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिला बेटा हमको, प्रोडक्ट।
अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो मैं आपको एक बात दावे से ये आपको समझ में आनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किससे ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा? रिएक्टेंट से। याद रखिएगा स्टेबिलिटी एक जो नाम है या जो एक स्टेबिलिटी की नाम है वो हम किसी से कंपैरिजन करके बताते हैं। सपोज आपके मार्क्स है 100 में से आपके मार्क्स 70 आ रहे और किसी बच्चे के 90 आ रहे, तो मैं कहूंगा कि आप ज़्यादा स्टेबल हो, बट मेरा कंपैरिजन का पॉइंट क्या होगा, मेरा रेफरेंस क्या होगा? वो जो आपके मार्क्स है उस मार्क्स का रेफरेंस लेके मैं आपको क्या कर रहा हूं, आप ज़्यादा स्टेबल हो, आप कम स्टेबल। तो याद रखना स्टेबिलिटी एक क्या है, एक रेफरेंस, किसी के रेफरेंस से हम बताते हैं ये ज़्यादा स्टेबल ये कम। ऐसा नहीं है कि हम सपोज मान लो हम ये मीथेन मॉलिक्यूल, अब क्या इसके बारे में कह सकते हो कि स्टेबल के अनस्टेबल? यस, सारे जनरली जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं ये स्टेबल है, लेकिन स्टेबिलिटी जो एक फैक्टर होती है वो जनरली हम रिलेटिव टर्म पे बात करते हैं। मॉलिक्यूल ओवरऑल ठीक है स्टेबल है, तो अगर कोई मुझसे पूछे मीथेन और एथेन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, हम ऐसे स्टेबिलिटी नहीं बता सकते। हमको कोई रिलेटिव फैक्टर चाहिए कि भैया बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में पूछ रहे हो, वेपर प्रेशर के टर्म्स में पूछ रहे हो, मतलब जो भी अलग अलग टर्म्स है, तो एक वो रिलेटिव टर्म है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था बेटा कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो मैं गारंटी से क्या कह सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा। ये बात पक्की है। अब ध्यान से सुनिएगा ये हमारा रिएक्टेंट है, तो हमको पता है प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। हमने क्या है, ए बी हमारा रिएक्टेंट था, उसमें हमने क्या डाला, सी। तो किसी ने कहा कि सर ए बी का बॉन्ड टूटा होगा तो क्या बन सकता है, ए सी और बी अलग हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी थी, किसी ने कहा सर बी और सी आपस में जुड़ जाए और ए क्या हो जाए, अलग हो जाए। लेकिन याद रखिएगा यहीं पे मैं काम की बात बोलने वाला हूँ। जब ए सी या ये बी सी बना होगा तो ये दोनों अलग हुए, लेकिन प्राइमरी स्टेप क्या हुआ होगा, मतलब आप दिमाग लगाइएगा कि एक्चुअली में बेटा ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूँ। ए बी जो रहा होगा पहले में तो एक्चुअली वो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होगा बेटा ये टूटा होगा तभी तो सी जाके जुड़ा होगा। अरे यस और नो, अरे बोलो यस और नो। ए और बी का बॉन्ड जब टूटा होगा तभी तो सी उसमें जाके जुड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो पहला जो हमको कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि कोई भी रिएक्शन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो पहले रिएक्टेंट का क्या हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद सी से जो भी जुड़ना चाहेगा वो जुड़ जाएगा। तो सबसे पहला जो हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हेडिंग डालिएगा क्लीवेज ही हेडिंग डाल लीजिएगा, क्लीवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग। प्लीज काम की बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा। क्लीवेज का मतलब भी होता है कि बॉन्ड को तोड़ना है आपको। सपोज बेटा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या था, ए बी बॉन्ड था, ठीक है। हमको क्योंकि पता है ये ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इसको बोलते बेटा सिग्मा बॉन्ड। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक या फिजिकल भी सीखनी है तो आपको कुछ बेसिक चैप्टर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। लाइक अगर आपको फिजिकल में अपना कमांड बनाना है तो आपको मोल कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए। ऐसे अगर आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कमांड बनाना है तो ऑर्गेनिक के लिए जीओसी तो आनी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको थोड़ा बहुत बॉन्डिंग का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पढ़ रहे थे क्लीवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हम जानते हैं जो ए और बी है उनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की एक शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन इसका बेटा और एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब मेरे भाई मेरे को ध्यान से बताइएगा प्लीज, सब ध्यान से आपको बोलना है कि अगर मुझे ए और बी के बॉन्ड को तोड़ना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज से मैं तोड़ सकता हूं। प्लीज अपने आप सोचो, आप खुद सोचो, उसके बाद देखना। अगर ए बी को तोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन ए का था एक इलेक्ट्रॉन बी का था, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी बेटा, 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ध्यान से देखिएगा 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जिसमें मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूं होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, और जिसको कई लोग होमोलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, होमोलिसिस। तो ध्यान से देखिएगा यार, होमोलिसिस में क्या होता है, सपोज ये था ए और बी,
ठीक है, ए और बी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका था, ए का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसका था, बी का। जब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, इक्वल नंबर ऑफ, जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिस जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब हमको बॉन्ड को तोड़ना है। अगर ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और बी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो ए पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और बी पे क्या बनेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे बचेगा। तो ऐसे क्लीवेज में जहां पे क्या हो, इक्वल डिवाइडेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ, इक्वल डिवाइडेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव, इसको बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना। अगर किसी भी एटम पे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको बोला जाता है बेटा फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो बी पे भी है, इसको भी क्या बोलेंगे हम, फ्री रेडिकल। डेफिनेशन आप खुद से लिखेंगे। तो होमोलिटिक का मतलब क्या है कि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देना है, और देने के बाद जो हमको स्पीशीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखें होमोलिसिस में, इक्वल डिवाइडेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिवाइडेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव फ्री रेडिकल इज कॉल्ड एज होमोलिटिक क्लीवेज, या इज कॉल्ड एज होमोलिसिस। ये बात हुई होमोलिसिस की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये रेडिकल एक्चुअली में बन तो गया, बट है क्या ये। अब यहीं पे दूसरा सुनिएगा, रेडिकल के बारे में हम जान लिए। अब उसके बाद दूसरा आता है हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज। काम की बात बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। हेट्रोलिटिक क्लीवेज मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूँ, प्लीज़ सबको ध्यान से देखना है और समझते रहना है। ये नहीं कि घर पे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, आराम से लेट के देख रहे हैं। आपको चुपचाप से, अगर आप लेटे हो चुपचाप से जाइए, चेयर पे बैठिए, चेयर पे बैठ के ही लेक्चर देखना है, लेट के कभी भी लेक्चर नहीं देखा जाता है, ठीक है। अगर मैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे क्या है, ए और बी है। इस बार क्या होगा ध्यान से देखना, अभी क्या था, ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ठीक है, हुए। लेकिन अभी हमने देखा ऊपर कि एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके निकल जा रहा था, तो रेडिकल बना। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि जो बी है ना वो थोड़ा सा स्मार्ट है बेटा, बी जो है वो स्मार्ट है, मतलब होशियार है। बी चाहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद खींच रहा था, मतलब बी जो था वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींचे जा रहा था। तो अगर मैं इस तरीके के क्लीवेज को करूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के एक एटम के पास चले जाए, चाहे बी के पास चला जाए चाहे ए के पास चला जाए, तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रॉन, सपोज मैं कह रहा हूं कि बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, ए से, तो ये क्या करेगा कि यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या करेगा बेटा, ये जो बी है इनको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा शिफ्टेड हो जाएंगे टुवर्ड्स बी एटम। अब अगर मुझे बॉन्ड को तोड़ना है तो बी क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, बी क्या हो जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, तो बेटा ए पे क्या इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं बचेगा, तो ए पे अपन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अब ए पे पॉजिटिव है तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा ए पे, इस पे यहां क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव, ठीक है मेरे भाई, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कई लोग इसको क्या लिखते हैं, और करके लिखता हूं, बी सिर्फ नेगेटिव लिख देते हैं। नेगेटिव का ये भी मतलब यही निकलता है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब यही है कि दो इलेक्ट्रॉन। कई लोगों को यही नहीं पता होता है, कब नेगेटिव चार्ज लिख रहे हैं, कब लोन पेयर, कुछ भी लिख दे रहे हैं, समझ ही नहीं आता, आप अपनी मर्जी से, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बी पे एक्सेस में चार्ज हो गया, तो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और ए पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते पॉजिटिव से, तो बी के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अब आपको क्या लगता है कि डायरेक्टली रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ना, इसका आंसर है नहीं। तो पहले क्या होता है, रिएक्टेंट एक इंटरमीडिएट बनाता है, और इंटरमीडिएट फिर क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट फाइनली जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो इंटरमीडिएट है ना, यही हम पूरे जीओसी में ज्यादातर पढ़ने वाले। अब इंटरमीडिएट क्या है, मतलब रिएक्टेंट, पहले जैसे हमने देखा ना, बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होने से क्या मिला हमको, हमने देखा दो तरीके के क्लीवेज जिसमें हमको रेडिकल मिला, ए पे प्लस आया और बी पे नेगेटिव आया। अगर सपोज यही कार्बन होते तो इसको बोला जाता है बेटा कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन, और इसको बेटा क्या बोलेंगे, कार्बे एनाइन, ठीक है।
अगर कार्बन होता तो कार्बोकेटाइन, कार्बन होगा तो कार्बेनाइन। अब कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन के बारे में बात करें तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, जिसपे अगर डेफिनेशन लिखनी तो डेफिनेशन क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नोन एज कार्बोकेटाइन। कार्बेनाइन में क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नोन एज कार्बेनाइन। ठीक है, और यही सब हमारे क्या है, इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट में पहला हमने क्या इंटरमीडिएट देखा, फ्री रेडिकल देखा क्या, बोलो यस और नो। अरे यस और नो बोलते रहना, ये नहीं कि घर में वीडियो देख रहे हैं तो बोलेंगे नहीं, यस और नो आपको बोलते रहना। दूसरा इंटरमीडिएट हमने क्या देखा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन देखा क्या, अरे यस और नो बोलोगे। और अगला इंटरमीडिएट हमने देखा कार्बेनाइन। तो जीओसी में ये 3 इंटरमीडिएट की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। बाकी इंटरमीडिएट और भी होते हैं जो कि आगे चल के हम 12th में, जब 12th की केमिस्ट्री आएगी ऑर्गेनिक, उसमें पढ़ेंगे। जैसे अगला आता है बेंजाइन, बेंजाइन आता है। उसके बाद आता है नाइट्राइन, नाइट्रीन, फिर आता है कार्बीन। तो ये सारे इंटरमीडिएट, लेकिन हमको जीओसी में ये फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन यही पढ़ना है। तो याद रखिएगा, मैं एक बात कहूंगा कि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही तेजी से वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैं आपको जीओसी का सार बता रहा हूँ, ये कंक्लूजन कि जीओसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यही इंटरमीडिएट, जो 3 इंटरमीडिएट है इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम बातचीत करने वाले। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं इनकी स्टेबिलिटी, यही पूरी जीओसी में हम पढ़ने वाले। और याद रखना, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि यार अगर आपको जीओसी आ गई तो आप ऑर्गेनिक में बहुत ही आगे जाओगे, आपको रिएक्शन समझ में आएंगे, मैकेनिज्म समझ में आएंगे, बेसिक जितना आपको मैं बता रहा हूं अगर वो आपका क्लियर है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता है फिर। तो ये सारी कहानी लिख लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, होमोलिटिक क्लीवेज की क्या बोली, हेट्रोलिटिक की क्या बोली। डेफिनेशन में क्या लिखना है होमोलिटिक में, कि इक्वल डिवाइडेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव फ्री रेडिकल इज कॉल्ड एज होमोलिसिस। हेट्रोलिटिक में व्हेन अनइक्वल डिवाइडेशन, ऐसे लिख लेना, अनइक्वल डिवाइडेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन to give carbocation and carbanion as an intermediate is called as heterolytic cleavage। तो ये बात हो गई रेडिकल कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन की। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि यार आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ए और बी टूट गया तो ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो बहुत अनस्टेबल हो रहे होंगे। तो बेटा यहीं तक रिएक्शन थोड़ी ना होगी, इसके आगे भी कुछ आएगा, इससे जुड़ जाएगा, जो कि फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल होगा। तो अब 2-3 बातें और मैं आपको सिखाता हूं, ये आप लिख लेना, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगला जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में और कुछ बातें। देखो, जब कोई भी रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो किसी ना किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अगर आपको सॉल्वेंट के बारे में नहीं आइडिया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। सॉल्वेंट आपने थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में सीख रखा होगा। 2 टाइप के जनरली क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं। एक होता है बेटा पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, एक बात और है, ये सॉल्वेंट के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले। मैंने आपको पहला जो हमारा वीडियो था इसके पहले, जब मैंने आपको कंक्लूजन बताया था पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम कैसे सीक्वेंस में पढ़ने वाले, तो वहाँ पे मैंने सॉल्वेंट को भी लिखा था जो कि हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक वाले पार्ट में आएगा। दूसरा होता है अपोलर सॉल्वेंट, अपोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब पोलर सॉल्वेंट में भी बेटा 2 तरीके के सॉल्वेंट होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक। ठीक है, तो अगर मैं पहले पोलर और अपोलर, पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, कुछ ना कुछ आता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनका डायपोल मोमेंट क्या हो, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं वाटर, तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब हमको पता है ऑक्सीजन जो होगा बेटा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया, पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिन पे कुछ ना कुछ चार्ज आता है, और नॉन पोलर क्या होते हैं, जिन पे नेट चार्ज क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया, पोलर हो गया। अब प्रोटिक है कि अप्रोटिक है, इसके बारे में देखो। प्रोटिक का ये मतलब होता है जो क्या कर सके बेटा, H+ दे सके, और अप्रोटिक का मतलब जो H+ ना दे सके।
H+ ना दे सके। अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहली बात तो ये पोलर हो गया, ये SON, सन मतलब बेटा जानते हो, वो वाला बेटा नहीं मैं बात कर रहा हूँ। S से सल्फर, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन, वो भी लिख रहा हूँ Sp। अगर सल्फर से हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन और कार्बन जो कि ट्रिपल बॉन्ड जो कि Sp होगा, अगर उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? स्लाइटली एसिडिक। मतलब अगर कोई उनसे H+ मांगने आता है तो वो उनसे H+ निकाल सकता है। मतलब ये सारे के सारे, अगर सल्फर से हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, कार्बन, तो कहीं ना कहीं ये क्या, इनके अंदर टेंडेंसी जो होती है वो H+ लूज कर सकते हैं। तो ये हम ध्यान से देख रहे हैं, पहला तो पोलर है। अब क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये H+ लूज कर सकता है, और जो H+ दे देता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटिक। और जो H+ नहीं दे पाता उसी को क्या बोलेंगे? अप्रोटिक। तो ये हमारा क्या हो गया? पोलर, प्रोटिक। अब अगला एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। अगर अगला एग्जांपल की बात करूं तो मैं आपको DMSO बोलता हूं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, CH3। तो क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो एक बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ भैया ये सॉल्वेंट कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन प्रोटिक होगा कि अप्रोटिक? तो क्या कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा, लेकिन कार्बन कैसा होना चाहिए? तो मैंने आपको बोला था Sp, लेकिन ये तो Sp3 है। ना तो यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, ना तो सल्फर से। तो यहाँ पोलर तो है बट ये H+ नहीं दे सकते, तो ये कैसा हो जाएगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर अप्रोटिक। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में? नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होंगे जिसका डायपोल मोमेंट ही जीरो हो जाएगा, या नेट चार्ज ही मॉलिक्यूल पे क्या होगा? जीरो होगा। नेट चार्ज ही कुछ नहीं आएगा तो हमारा नॉन पोलर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CCl4, देखो कार्बन है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, तो हम कहते हैं ना ये इधर खींच रहा है, ये इधर, तो नेट जीरो। ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? जीरो होगा। जीरो होगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल कैसा बन गया? नेट चार्ज कुछ आएगा नहीं, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। बहुत सारे एग्जांपल, बेंजीन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, तो ये सारे के सारे कैसे? नॉन पोलर, जिसपे कोई ना कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सॉल्वेंट की बात हो गई, लेकिन हम सॉल्वेंट के बारे में जान क्यों रहे, ये इंपॉर्टेंट अब बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, जब हम पढ़े रहते, क्या पढ़े रहते? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो हमने देखा था AB किस में टूट रहा था? A+ में प्लस B- में। और हमको पता है रिएक्शन तो किसी ना किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो रही होगी। तो अब सवाल आएगा कि सर यहाँ पे हम सॉल्वेंट कैसा लेंगे? जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराएंगे तो उस रिएक्शंस में सॉल्वेंट कौन सा लेना बेटर होगा? पोलर लेना होगा कि नॉन पोलर? तो यहीं पे एक टर्म आता है जिसको अपन बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। मेरे भाई प्लीज दिल थाम के बैठना, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, जब रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की होती तो हम समझ जाते हैं, बट जब बात आती है 2 डिग्री की, जो बच्चे 12th के होंगे या ड्रॉपर के होंगे वो समझ रहे होंगे, बट जो 11th के बच्चे, प्लीज आप पेशेंस रखिएगा। 12th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो 12th में दिखेगी, सॉल्वोलिसिस। तो सॉल्वोलिसिस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम यहां पे सॉल्वेंट लेके देखते हैं, अगर सपोज मैंने लिया है कैसा सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, अब पोलर अगर सॉल्वेंट लिया है तो हमको फॉर एग्जांपल मान लो मैंने वाटर ले रखा है, ठीक है। तो जैसे ये A+ हुआ तो वाटर में भी क्या है? डाइपोल है। वाटर के पास क्या है? देखो एक पोल ये जनरेट हो रहा है, एक पोल ये, तो वाटर एक डाइपोल मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? जो A+ बन रहा होगा उसको कौन स्टेबलाइज कराने की तरफ आ गया? वाटर मॉलिक्यूल। कैसे? H चारों तरफ से क्या कर रहा है बेटा? A+ को क्या कर ले रहा है? घेर ले रहा है। घेर लेने से क्या हो रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत इसको मिल जा रही, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर ले रहे। कौन से पार्ट से? ऑक्सीजन के पार्ट से, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। और सेम चीज ऐसे पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन, मतलब लाखों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? A+ की तरफ चारों तरफ कार्बोकेटाइन पे घेर लेंगे। घेरने से क्या होगा? सिस्टम स्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि इस पे कैंसर चार्ज है पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज इसके तरफ आ जाएगा, तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही।
मजा आने मतलब स्टेबिलिटी आना। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी नेगेटिव की, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा ये बी माइनस था, तो वाटर कैसे डाइपोल है ना, उस पर दो तरीके के पोल है, तो इस बार जो पोल कनेक्टेड होगा वो कैसे होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ओ इस बार H प्लस, और इस बार जो इंटरेक्शन होगा वो हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन, तो वाटर का मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसको भी क्या कर देगा, घेर लेगा, क्या, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसको भी चारों तरफ से इसको क्या कर लेगा, घेर लेगा, बट जो इंटरेक्शन होगा वो हाइड्रोजन। तो हमने क्या देखा कि जब हम सॉल्वोलिसिस करा रहे थे, तो जब हम हेट्रोलिसिस करा रहे थे, तो उसमें जो A प्लस और B माइनस बन रहा था वो स्टेबलाइज हो रहा है जब हम कैसा सॉल्वेंट ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं। कैसा हमने लिए, पोलर प्रोटिक लिया है। तो अब हमारा सवाल आएगा, क्या सर आप प्रोटिक या नॉन पोलर भी ले सकते हैं? अच्छा, नॉन पोलर का तो सवाल ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज आ रहा है, तो चार्ज आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो पार्शियल नेगेटिव चाहिए। अब भैया नॉन पोलर में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो वो तो स्टेबलाइज कराएगा नहीं। तो जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करेंगे तो याद रखिएगा पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा आपको। कैसा लेना पड़ेगा? पोलर। एक थोड़ा सा बता दूं क्या, वैसे 12th में आएगा, ड्रॉपर में आएगा, या रिएक्शन मैकेनिज्म जब मैं पढ़ाऊंगा तब आता है ये। अब पोलर में भी प्रोटिक लेना चाहिए कि आप प्रोटिक, ये केस आगे बनता है, तो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। अभी बस आप इतना जानो कि हम पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं लेंगे। तो याद रखिएगा मेरे भाई कि अगर आपको हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराना है तो आपको सॉल्वेंट कैसा लेना पड़ेगा, कैसा लेना पड़ेगा? अरे बोलो ना मेरे भाई, कैसा लेना पड़ेगा, जल्दी बोलो। सॉल्वेंट आपको लेना पड़ेगा पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट के बारे में तो हमने देख लिया, और जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराया तब तो देख लिया, बट होमोलिटिक में क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अच्छा, इसी में अभी मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, पहले वो देख लेते हैं। तो कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब 4 बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बने होगा, एक नहीं बना होगा। तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे बेटा? 3 कार्बन सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ही ले लेता हूं, यहाँ पे CH3+, ठीक है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है? 3। पॉजिटिव चार्ज मतलब लोन पेयर तो है नहीं, 3 + 0, 3 का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन कैसा है? sp2। तो मतलब इसमें बॉन्ड पेयर कितने? 3, लोन पेयर कितने? 0। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? ना बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 0 है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, इसको बोला जाता है ट्राईवैलेंट। 3 बॉन्ड बना रखा है, ट्राईवैलेंट। अब चौथी बात, क्या इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी, क्या इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है? उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। नया वर्ड आपके लिए आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? अच्छा, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और फाइल। फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। 5वीं बात मैं आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ट्राईवैलेंट, इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, और हाँ, अगर इसके शेप की बात करते हैं तो शेप कैसा हो जाएगा इसका? ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये इसकी कहानी थी। और हाँ, तो ये कार्बोकेटाइन के बारे में। अब थोड़ा सा कार्बेनाइन के बारे में भी देख लें क्या? कार्बेनाइन के बारे में भी थोड़ा सा इधर देख लेते हैं अपन। यहाँ लिख देता हूँ, नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, जहाँ भी ना आए, कुछ ना समझ में आए दोबारा देख लेना, बट नोट्स को ढंग से बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपकी नोट्स ही आपका साथी है, ठीक है। तो ये थी बात कार्बोकेटाइन की। अब अपन देख लेते हैं कार्बेनाइन। अच्छा, जहाँ पे मैंने आपको सॉल्वेंट के बारे में बताया था कि हेट्रोलिटिक, वहाँ पे नोट डाल के एक बात लिख लेना कि इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज पोलर सॉल्वेंट्स आर प्रेफर्ड। इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज पोलर सॉल्वेंट्स आर प्रेफर्ड, ठीक है। अब कार्बेनाइन मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन रहा होगा CH3 जिसपे कैसा चार्ज हो? नेगेटिव। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। लोन पेयर है क्या? बिल्कुल 1 है। तो सम आया 4, 4 का मतलब sp3, ठीक है। दूसरी बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या? ध्यान से बोलना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या?
कार्बन कितने कैसा होता है 1s2 2s2 2p2, तो ये लिख रहा हूँ 2s2 2p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहे होंगे 1 2 3 हुआ, तो 3 तो बॉन्ड बना लिए और चौथा इलेक्ट्रॉन आके पेयर कर गया है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने होंगे बेटा 0। तीसरी बात इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है बेटा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, इस पे तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भरे हुए हैं, तो ये इस पे एक चार्ज है वो भी कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो ये अपना चार्ज दूर करने के लिए किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये क्या कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को देते हैं वो क्या कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो डेफिनेशन में लिख लेना चाहे तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के, इलेक्ट्रोफाइल आर दोज स्पीसीज विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियोफाइल में लिख लेना विच हैव अ टेंडेंसी टू गिव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। बाकी मैं आपके लिए एक बात छोड़ के जा रहा हूं, आप इसका शेप मुझे बताएंगे, ज्योमेट्री बताएंगे, शेप और ज्योमेट्री आप ये बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपने बॉन्डिंग पढ़ रखी, शेप और ज्योमेट्री में आपको फर्क आना चाहिए, तो वो आपका काम है, वो आप बताएंगे, ठीक है। चलो अच्छा बता देता हूँ, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ये कहानी लिख लो। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम सॉल्वेंट की हम बात कर रहे थे, तो सॉल्वेंट में हमने देख लिया कार्बोकेटाइन कार्बन आयन जब बन रहा है तो उसमें पोलर सॉल्वेंट बढ़िया थे, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हेट्रोलिटिक क्लीवेज में AB, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे था, बी पे एक इलेक्ट्रॉन था, अब ऐसी कंडीशन पे कैसा सॉल्वेंट लेना चाहिए ये बात आती, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, AB था ऐसा, A पे रेडिकल B पे रेडिकल, अगर A पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं पोलर सॉल्वेंट लेके देखता हूं, सपोज मैंने वाटर लिया, क्या A पे क्या कोई चार्ज है क्या, प्लीज ध्यान से देखना, A पे एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन क्या कोई चार्ज है क्या, नहीं बेटा कोई चार्ज नहीं, तो वाटर पे जो पोल क्रिएट हो रहा है, अब वाटर खुद ही भाई समझ ही नहीं पा रहे कि इसके तरफ मैं कौन सा पोल रखूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन है वो रिपल भी कर सकता है, वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, और या तो किसी को दे भी सकता है, तो कहीं ना कहीं यार ए पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस पे चार्ज कोई है नहीं, तो पोलर सॉल्वेंट लेने का कोई फायदा ही नहीं, तो पोलर सॉल्वेंट लेने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में लग रहा होगा, प्लीज इसको मैं ध्यान से क्लियर करना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सपोज जैसे कार्बन ही है, कार्बन क्या रहा होगा 1s2 2s2 और क्या है 2p2, तो ये रहा होगा मेरा 2s2 बेटा, ध्यान से देखना, और ये 2p2, ठीक है। मैं इसको एक्साइट करा देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन, तो सपोज क्या है हमने लिया CH3 रेडिकल बना, तो 1 2 3 बॉन्ड तो H के साथ बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या पड़ा है, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो कहीं ना कहीं यार ये चाहता है कि पेयर्ड हो जाए, पेयर्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब नहीं मिल रहा है तो चाहता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन या तो कोई ले ही लो, मतलब ये कंफ्यूज स्टेट में है, कंफ्यूज स्टेट में, तो इस वजह से ये जो रेडिकल है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं हाईली रिएक्टिव, रेडिकल के बारे में भी लिख लीजिएगा हाईली रिएक्टिव, पहला पॉइंट। अच्छा इसी में पॉइंट वाइज करके लिखना, रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, अच्छा रेडिकल भी कैसा होगा ट्राईवैलेंट होगा, बोलो यस और नो। तीसरी बात इसमें क्या लिख लेंगे, इसका जो शेप आता है वो ट्रायंगल प्लेनर होता है। अच्छा एक मतलब जे एडवांस का सवाल बताऊं क्या, सुनोगे, अरे यस और नो सुनोगे ना, चलो देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा CH3 रेडिकल इसका हाइब्रिडाइजेशन, और यहीं पे अगर CF3 रेडिकल आ जाए तो इसका रेडिकल का, एक्चुअली में बेटा ये सवाल तो है बॉन्डिंग का, बट क्योंकि ऑर्गेनिक में अपन ये पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो बता सकते हैं, देखते हैं आपका दिमाग आपने कितना बॉन्डिंग ढंग से पढ़ा है। आई होप आपको पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो ध्यान से सुन लो, और सुन लो मैं आंसर बताता हूँ। CH3 रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, जबकि CF3 रेडिकल का sp3। जिनको नहीं पता प्लीज़ एक बार बॉन्डिंग ध्यान से पढ़िए, और अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो मैं जल्द बॉन्डिंग भी स्टार्ट करूँगा, आप बिल्कुल फिर देख सकते हो लेक्चर, अदरवाइज आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया ट्रायंगल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2
पांचवा और कौन सा पॉइंट है, हाँ चलो अभी और देख लेंगे। तो हमने यहाँ क्या देखा, ये था CH3 रेडिकल, तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बना ली। अब ये एक इलेक्ट्रॉन भैया इसका पता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक इलेक्ट्रॉन चाहता था मिल जाए, तो वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर भी सकता है, नहीं भी घेर सकता, मतलब कंफ्यूज स्टेट में। तो कहीं ना कहीं पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं अपन, नॉन पोलर भी। लेकिन अगर पोलर और नॉन पोलर में भी आ जाए बात, तब कैसा सॉल्वेंट लेना चाहिए, क्योंकि इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये क्या है, सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट था, क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज था ही नहीं, चार्ज नहीं है तो पोलर भी ले, कोई कह रहा है पोलर भी ले सकते, कोई कह रहा है नॉन पोलर भी ले सकते, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो पोलर नॉन पोलर। लेकिन एक्चुअल में मोर प्रेफरेबल कौन होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर अपन ने पोलर सॉल्वेंट ले लिया यहाँ पे, तो पोलर सॉल्वेंट में कहीं ना कहीं ये चांसेस होंगे ना कि ये क्या करेगा, पोलराइज हो जाए। पोलराइज होने से A+ और B- बनने की भी पॉसिबिलिटीज, थोड़ा बहुत A+ और B- भी बन सकता है। बट अगर हमने नॉन पोलर लिया, तो नॉन पोलर लेने में हमेशा याद रखिएगा रेडिकल ही जनरेट होगा और कोई नहीं। तो आप आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, और आपने शायद कहीं पढ़ भी रखा हो, तो जितनी भी फ्री रेडिकल्स की रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है, या हम कहते हैं गैसियस फेज में होती है, क्योंकि वाटर फेज, लिक्विड फेज में वाटर तो हम ले ही नहीं सकते। वाटर ले लेंगे तो क्या होगा, अदर प्रोडक्ट बनने की, A+ या B- बनने की भी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हम कैसा सॉल्वेंट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, हमेशा याद रखना, रेडिकल के प्रेजेंस, जब रेडिकल बन रहा होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना प्रेफरेबल होगा। ठीक है, अब इसी में मैं एक बात और बताऊं, क्या सुनना चाहोगे? अगर ये A और B है, ये A और B है, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या कराना है, होमोलिटिक क्लीवेज कराना है, तो पहला मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं A की लेस होनी चाहिए B से। तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, D कांट से। अब ये आप मुझे सोच के बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका लेना चाहिए, आप सोच के बताओ, या कांट बी या तो एनी लिख लो, एनी। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूं A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मैं जानता हूं आप सब का आंसर रहा होगा बेटा A = B, और बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो। क्या आपको क्या लगता है, करेक्ट हो? कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर रॉन्ग। अगर आपने C मार्क कर रखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वेरी रॉन्ग। क्योंकि याद रखिएगा, बहुत सारी बुकों में जानते हो क्या लिखा है, A = B। जो इंडियंस की राइटर की कुछ थोड़ी बहुत बुक्स ऐसी भी हैं जहाँ पे A = B लिखा है, लेकिन याद रखिएगा A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कंडीशन उसको ऐसी दी जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लीवेज जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर मैं चाहूं, ये है बेटा CH3Cl, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बट फिर भी इस मॉलिक्यूल को CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल में तोड़ा जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कम से कोई मतलब नहीं, जब इसको हम तोड़ ही सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, कोई भी कुछ हो सकती है, बट A = B हो ये जरूरी नहीं है। तो एनी कुछ भी हो सकती है, याद रखिएगा। तो ये क्या बना, CH3 + CH3। तो जनरली इस रिएक्शन में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है ताकि ये टूट जाए, पहला। दूसरा, अगर मैं आपको कहूँ ये CH3 आई, तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, CH3 रेडिकल प्लस I रेडिकल। लेकिन अभी मैं एक खेलने जा रहा हूँ, आपको यही बताना है, CH3Cl मैं वाटर डाल के क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हीट कर रहा हूँ। अब बताओ क्या होगा, अब याद रखना, क्योंकि हमने सॉल्वेंट स्पेसिफाई कर दिया, वाटर पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन कैसे जाएगी, कैसा क्लीवेज कराओगे, होमोलिटिक की हेट्रोलिटिक? अरे हेट्रोलिटिक बोलो यस और नो, क्योंकि हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब होता है, जब हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, Br लेना है आपको। इसमें मैं डाल रहा हूं एक बार वाटर और हीट, और दूसरी बार मैं क्या डाल रहा हूं, हीट CCl4 की प्रेजेंस में। तो पहले वाले में क्या बनेगा, ध्यान से देखना, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो
प्लस यहाँ आएगा, बी आर माइनस यहाँ आएगा। अब नीचे वाले रिएक्शन में क्या हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रखा है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, रेडिकल जनरेट होगा। ये एक रेडिकल यहाँ आएगा, बी आर रेडिकल यहाँ आएगा। अच्छा, कई बार इसको एच न्यू करके, मतलब जो सनलाइट से एनर्जी आती है, ये बंडल ऑफ एनर्जी जिसको फोटॉन्स बोलते हैं, वो एच न्यू, उसमें भी एनर्जी होती है, थोड़ी बहुत एनर्जी लगेगी तोड़ने में, तो ये जनरेट होगा। तो ये सारी कहानी किसकी, बहुत ही बेसिक बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक्चुअल में क्या बताने जा रहा हूँ उस पर गौर करिएगा, उस पर गौर फरमाइएगा, वो बहुत काम की बात है। ये सारी बातें जितनी थी बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी। अब मैं काम की बात पे आता हूँ, जो हमको एक्चुअल में पढ़ना है। वो पढ़ना ये है, जैसे सपोज ए और बी के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा वीक होता है, तो आप सबका सवाल होगा, आपका सबका आंसर होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर आप पाई बॉन्ड बोल रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट हो। ध्यान से सुनते रहिएगा। एक्चुअली में हमको जो पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना है हमको, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वर्ड से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वो डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होगा, कितने तरीके से होगा, एक्चुअल में कहानी उसी की है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, बाकी अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इस लेक्चर में नहीं देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरीके के होते हैं, एक टेम्परेरी होता है और एक होता है परमानेंट। वही हमारे पूरे जीओसी का मेन कोर है। ठीक है, ये बात जो बोलने वाला मतलब 100% की बात है, मतलब इतनी गहरी, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो याद रखना बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर सिग्मा है, सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ में मुझे क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कराना है। और अगर मुझे ए और बी के बीच में एक पाई बॉन्ड आ गया, अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कराना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ आसानी से होगा, यही मेन गेम है। क्योंकि ए और बी के जो बॉन्ड हैं वो कैसे सिग्मा बॉन्डेड है, और ए और बी में जो यहाँ पे बॉन्ड बना है वो कैसा पाई बॉन्ड बन गया। अब मुझे पता है कि सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या बीच में है, तो आराम से घूम फिर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, बट पाई बॉन्ड की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, प्लीज कह रहा हूँ, ए और बी ये सिग्मा बॉन्ड था, क्योंकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बाउंडेड होंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट बी और ए और बी में जब पाई बॉन्ड बना होगा, पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से। याद रखिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो ए के पास प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए, या जिसको हम अगर किसके बॉन्डिंग के टर्म्स में रिलेट करें तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ना करे, अनहाइब्रिड जिसको बोल लो। तो पी ऑर्बिटल था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होते हैं, ये जो पाई पी ऑर्बिटल होते हैं, इनके बीच में भी क्या होती है, ओवरलैपिंग। बट ये ओवरलैपिंग उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़े से क्या होते हैं, वीकली बाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, वीकली बाउंडेड होते हैं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहीं डिस्प्लेस करना है और यहाँ पे डिस्प्लेस करना है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। आप मुझे बताओ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स में कौन ईजिली डिस्प्लेस हो सकता है? आई होप आपका आंसर होगा बिल्कुल पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ये टाइटली नहीं बाउंडेड है। तो मैं एक बात बोलता हूं, कंक्लूड करता हूं आज के लेक्चर का, कि अगर ए और बी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तो जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़ा सा लूजली बाउंडेड होंगे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इजी हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि पाई इलेक्ट्रॉन इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा, तो आपका काम हो जा रहा है, मतलब आप एकदम सही जा रहे हो। क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो टाइटली बाउंडेड है, जबकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बाउंडेड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से फ्री हैं, फ्री होने की वजह से ये डिस्प्लेस बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगला जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, वहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्चुअली में शुरुआत बहुत सारे टीचर वहीं से करते हैं, बट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो वहीं से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं जीओसी, बट मैंने एक लेक्चर में आपको दिया टाइम, आप समझिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ने जा रहे हैं, मोटिव क्या है हमारा, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। तो बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं
अगला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसमें रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टोमेरिक, कब कहाँ क्या डोमिनेट करते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा लेक्चर देखने में। गारंटी कह रहा हूँ, आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका जितना बेसिक हिला हुआ है आपका मजबूत कराऊंगा, और आपका एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो मैं बहुत ही दावे से कह सकता हूँ आप बहुत आगे जाओगे, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे वो जेईई एडवांस हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहिए, क्योंकि यार होता क्या है कि जितने ज़्यादा लोग देखते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो रहा है कि यार मेरे बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए मुझे और मेहनत करनी, बस इसी वजह से कह रहा हूँ। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।